अब हमें पढ़ना है कोशिका का संरचना। ठीक है, बाकी सभी वैज्ञानिकों ने कोशिका के बारे में अपने अपने विचार से अपने अपने दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण बातें बताएं। अब हमें उसी के संरचना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब कोशिका का संरचना पढ़ने के लिए, कोशिका का संरचना को आसानी से पढ़ने के लिए उसके संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है कोशिका झिल्ली। सबसे पहला क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अभी कोशिका झिल्ली होता क्या है, ध्यान दो। अभी आपको बताया गया कि कोशिका जो होता है उसके अंदर बहुत ही एक अर्ध तरल गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, और वह द्रव उसके अंदर में कब रहेगा? जब उसके चारों ओर कोई घेर के एक बाउंड्री लाइन रहेगा तब। ठीक है, तो किसी भी कोशिका के जो सबसे बाहरी परत है, उस सबसे बाहरी परत को ही क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी परत, उसका बाउंड्री लाइन, ठीक है, आउटर लाइन जो है, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जो रहता है उसमें बहुत ही महीन महीन छिद्र होता है। ठीक है, महीन महीन इसमें छिद्र होता है, मुलायम होता है और लचीला होता है। ठीक है, और यह जो कोशिका झिल्ली है वह किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, किसी भी कोशिका का जो कोशिका झिल्ली होता है वह कितने परत का कितना लेयर होता है? इसमें 3 लेयर होता है। ठीक है, इसमें से 2 लेयर किसका होता है? प्रोटीन का, और उसके बीच में एक लेयर होता है लिपिड का। जैसे यहाँ पर एक कोशिका झिल्ली का 3 लेयर है, तो किनारे वाले जो दोनों लेयर हैं यह किसका बना होता है? प्रोटीन का, और बीच में एक लेयर होता है लिपिड का। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह बताएं कि इसमें महीन महीन छिद्र होता है, और इसी छिद्र के माध्यम से ही पदार्थ, अंदर का जो पदार्थ है, मटेरियल है, वह बाहर जाता है, और बाहर का मटेरियल अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन यही है, यह जो छिद्र है, यह जो रास्ता है, दरवाजा है, वह सबके लिए खुला नहीं है। कोई भी अंदर आना जाना आसानी से नहीं कर सकता है। ठीक है, जो पदार्थ, जो चीज, जो वस्तु इस कोशिका के लिए लाभदायक है, आवश्यक है, वही चीज अंदर जा सकेगा। ठीक है, और अंदर में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो किसी काम का नहीं रहा, बेकार हो गया, या तो फिर इसके लिए अब हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो वही इससे फिर क्या हो सकता है? बाहर हो सकता है। तो जो लाभदायक है वह क्या होगा? अंदर होगा। यानी यह जो रास्ता है, छिद्र है, वह सबके लिए खुला नहीं है। इस छिद्र से, इस रास्ते से, इस झिल्ली से जो जरूरी पदार्थ है वही अंदर जा पाता है, और हानिकारक जो पदार्थ है वो अंदर नहीं जा पाता, वो बाहर में रह जाता है, और जो पहले से अंदर में है और उसको भी ये बाहर कर देता है। इसी कारण से इस कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? हाँ, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं इसको? हाँ, चयनात्मक मतलब चुन चुन करके, पारगम्य इस पार से उस पार जाने देता है, सभी को नहीं जाने देता है, चुनता है, पे देखता है ये हमारे लाभदायक है, अंदर आओ। ठीक है, ये हमारे लाभदायक नहीं, किसी काम का नहीं है, अंदर घुसने नहीं मिलेगा, दरवाजा बंद, बाहर से जाओ। ठीक है, इसीलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब यह क्या करता है? यदि कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्या इस कोशिका का कोई आकार होगा? क्या नहीं। तो कोशिका झिल्ली ही इस कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, यदि कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा, इसके अंदर का सारा मटेरियल, सारा पदार्थ क्या होगा? इधर उधर सब बिखर जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, तो सभी पदार्थों को एक जगह सीमित करके, बांध करके रखने का काम करता है ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के कारण ही यह कोशिका दूसरे कोशिकाओं से अलग हो पाता है। यदि कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो सब आपस में मिल जाएगा। अब जैसे ये कमरा और वो कमरा अलग अलग है, कैसे? बीच में क्या है? दीवार है। यदि ये दीवार नहीं रहता तो क्या कमरा अलग अलग हो पाता है? क्या नहीं। यही कोशिका झिल्ली क्या करता है? 2 कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, अब एक की ओर ध्यान देंगे। कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पेड़ पौधों में एक और परत पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पेड़ पौधों में एक और परत पाया जाता है, और यह परत जो होता है वह कठोर होता है। ठीक है, यह परत क्या होता है?
कठोर होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और इस परत को कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं इसको? कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। अब ये कोशिका भित्ति जो है वह केवल और केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। कारण बता सकते हैं कि कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में ही क्यों पाया जाता है? जैसे मान लो आप लोग देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का मौसम हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, पेड़ पौधे कहाँ पर रहते हैं? एक ही स्थान में रहते हैं। क्या वे गति कर पाते हैं? क्या नहीं गति कर पाते। ठीक है। सोचो यदि हम लोग कहीं बाहर में बैठे हुए हैं धूप में, बहुत ज्यादा धूप लगने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पेड़ के पास चले जाते हैं या अंदर आ जाते हैं, छाव में आ जाते हैं। ठीक है। यदि हम धूप में ही बैठे रहेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर का बाहरी त्वचा में क्या है? कोशिका है कि नहीं है? और यह कोशिका है तो कोशिका झिल्ली भी होगा। और कोशिका झिल्ली कैसा होता है? मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है, लचीला होता है। लचीला होने के पीछे का कारण इसमें द्रव है। क्या है? द्रव पदार्थ है, तरल पदार्थ है। ठीक है। यदि हम कुछ देर तक 1 घंटा 2 घंटा तक धूप में बैठे रहते हैं तो क्या होता है? कोशिकाएं पूरा सूख जाता है, सूखने लगता है। सूखता है कि नहीं? बहुत देर तक धूप में बैठे रहेंगे तो कोशिकाएं क्या होगा? पूरा का पूरा सूख जाएगा। ठीक है। और उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कमरे के अंदर आ जाते हैं, छाव में आ जाते हैं, पेड़ के नीचे चले जाते हैं। लेकिन सोचो कि यदि पेड़ पौधों के पास ये कोशिका भित्ति नहीं रहता, ठीक है, पेड़ पौधों के पास कोशिका भित्ति नहीं रहता, तो क्या इतना धूप में वो खड़ा रह पाता है? क्या नहीं। उसका भी कोशिका झिल्ली क्या होता? सूख जाता। और जब कोशिका झिल्ली सूख जाता तो कोशिका भी सूख जाता। और कोशिका सूख जाने के बाद पूरा पेड़ ही मर जाता। क्योंकि किसी भी जीवन का जो आकार है, आधार है, वह क्या है? कोशिका ही। जब कोशिका ही नहीं रहेगा तो उतना बड़ा शरीर भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो पेड़ पौधे क्या हैं? अपने स्थान पर वो स्थिर रहते हैं, चाहे धूप हो या छांव हो, गर्मी बरसात कुछ भी हो, आंधी तूफान सबको झेलना पड़ता है। ठीक है। और वह सबको कब झेल पाएगा? जब इसके बाहर में क्या लगा दे रहेगा? एक सुरक्षा कवच। एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है ये। एक कोशिका भित्ति उसको बचाता है। किससे? अत्यधिक धूप से, अत्यधिक गर्मी से, बरसात से, हवा से, सबसे ये बचाने का काम करता है। क्योंकि वह ज्यादा धूप लगेगा तो क्या छांव में जा पाएगा? क्या नहीं। क्या घर के अंदर घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। ठीक है। इसी कारण से कोशिका भित्ति केवल और केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो पेड़ पौधों में पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या हो गया? कोशिका भित्ति हो गया। और ये कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है। सेल्यूलोज कैसा पदार्थ है? एक जटिल पदार्थ है। और उसी सेल्यूलोज के कारण ही ये कठोर होता है। सेल्यूलोज के कारण ये क्या होता है? कठोर होता है। और यह कोशिका भित्ति केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली मुलायम है, लचीला है, लेकिन पादप कोशिका क्या है? कठोर होता है। ठीक है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति पेड़ पौधों के कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसी कोशिका भित्ति के कारण ही पेड़ पौधे कठोर होते हैं, सीधा खड़ा रह पाता है। ठीक है। यदि उसके में कोशिका भित्ति नहीं रहता, ऐसे दबाते हैं तो क्या होता? वो आसानी से दब जाता है। जिस प्रकार से हम अपने त्वचा को दबाते हैं तो दबता है कि नहीं दबता है? क्यों दब जा रहा है बताओ? ये लचीला है, मुलायम है। ठीक है। लेकिन पेड़ के तना को दबाएंगे, टहनी को दबाएंगे तो क्या वो दबेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोशिका झिल्ली तो है जरूर, लेकिन उसके बाहर में कोशिका भित्ति भी है। और वह कोशिका भित्ति कैसा पदार्थ? कठोर पदार्थ है। ठीक है। अब इस कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के अंदर में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे कण हैं ये तैरते रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये तैरते रहते हैं एक अर्ध तरल गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य में। ठीक है। और उस द्रव्य को कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। यानी इस कोशिका झिल्ली के भीतर में एक गाढ़ा चिपचिपा और अर्ध तरल पदार्थ रहता है, द्रव्य रहता है। और उसी द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं।
और इसी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के छोटे छोटे रचनाएं पाए जाते हैं और उन छोटे छोटे रचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका अंगक। क्या कहते हैं इसको? कोशिका अंगक। और कोशिका अंगक को कोशिकांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कोशिकांग भी कहते हैं। ठीक है, इस कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर है। इसमें सबसे पहला है अंतःद्रवी जालिका। क्या है? अंतःद्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? एक नलिकाओं का छोटा छोटा नली का जाल रहता है, जो शाखाओं में बटा हुआ था। कैसा रहता है? शाखाओं में बटा हुआ था, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे शाखाओं में बटा रहता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अंतःद्रवी जालिका जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक होता है SER और दूसरा होता है RER। SER का मतलब क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मीन्स चिकना। ठीक है, यानी यह अभी जो ये अंतःद्रवी जालिका है, यह क्या है? पूरा चिकना सतह है। ठीक है, और इसमें एक द्रव भरा हुआ रहता है और यह प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन को स्थानांतरण करने में मदद करता है। एक दूसरा जो होता है RER, इसको क्या कहते हैं? रफ। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मीन्स क्या हो गया? खुरदरा। खुरदरा समझते कि नहीं? तो रफ मीन्स खुरदरा। और यही अंतःद्रवी जालिका, जिसके ऊपर में छोटा छोटा दाना जैसा रहता है। ठीक है, छोटा छोटा क्या रहेगा? दाना जैसा जो रहेगा, यही सतह इसका चिकना से क्या हो जाता है? खुरदरा हो जाता है। ठीक है, और खुरदरा होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। और अंतःद्रवी जालिका के ऊपर में जो दाना दाना जो पाया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्या कहते हैं इसको? राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ उपस्थित रहता है? अंतःद्रवी जालिका के सतह पर, उसके सतह से चिपका हुआ रहता है और उसी कारण अंतःद्रवी जालिका को क्या बना देता है? वो खुरदरा बना देता है। ठीक है, और राइबोसोम में ही किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम में होता है। और इसी कारण से राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, और यही प्रोटीन फिर यानी कहाँ जाता है? कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है। ठीक है, यही प्रोटीन का उपयोग किसमें होता है? कोशिका झिल्ली बनने में मदद करता है। और SER जो है, इसमें क्या बनता है? लिपिड। इसमें क्या बनता है? यही लिपिड और प्रोटीन फिर कोशिका झिल्ली बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, अब अगला क्या है? राइबोसोम हो गया। आगे गोल्जी उपकरण। अगला क्या है? गोल्जी उपकरण। जैसे जैसे नए नए वैज्ञानिक आते जाते हैं, कोशिका को ध्यान से देखते हैं, कुछ भी यदि उसको नया चीज मिलता है, वह क्या करते हैं? उसके बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो फिर 1898 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी था। उन्होंने जब इस कोशिका की संरचना को बहुत ध्यान से देखा और ज्यादा पावर का माइक्रोस्कोप जब उसने प्रयोग किया, तो उसने क्या देखा? एक और संरचना उसको दिखाई पड़ा। ठीक है, और उसने उसका नाम अपने ही नाम के आधार पर रख दिया, गोल्जी उपकरण। क्या नाम रख दिया उसका? गोल्जी उपकरण। और इस गोल्जी उपकरण का क्या था? यहाँ पर जो भी सामान बनता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको पैकिंग करता है। क्या करता है? पैकिंग करके सभी भागों तक भेजने का काम करता है। तो गोल्जी उपकरण का महत्वपूर्ण काम क्या है बताओ? SER में, राइबोसोम में जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको पैकिंग करता है और पैकिंग करके कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगकों के पास वो भेजने का काम करता है। यह काम किसका है? गोल्जी उपकरण का है। ठीक है, इसके बाद अगला एक चीज आता है लाइसोसोम। बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या ये? लाइसोसोम। लाइसोसोम एक थैली जैसा संरचना है। किसके जैसा संरचना है? थैली जैसा संरचना है। और यह जो थैली है, इसका जो बाहरी त्वचा है, बहुत ही मुलायम रहता है। ठीक है, इसका विशेषता क्या है? इस लाइसोसोम के भीतर में एक रासायनिक पदार्थ रहता है। रासायनिक पदार्थ रहता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम रहता है। ठीक है, और उस एंजाइम में इतना पावर है कि जो भी उसमें चीज डाल देंगे, वह क्या होगा? गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज में डाल देंगे वह क्या हो जाएगा? वो
गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें एक प्रकार का एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आप लोगों को पता होगा एसिड में कुछ भी डाल देने से वो क्या करता है, उसको गला देता है, जला देता है। सुने कि नहीं? ठीक है। उसी प्रकार से इस लाइसोसोम के भीतर में एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। ठीक है। जो भी चीज इसमें जाएगा वह क्या होगा, नष्ट हो जाता है, गल जाता है। ठीक है। अब इसका काम क्या लाइसोसोम का, जैसे कोशिका अंगक, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका अंगक हैं। ठीक है। कई कारणों से वे कोशिका अंगक टूट जाते हैं, फूट जाते हैं और वह किसी काम के नहीं रहते। और जब किसी काम के नहीं रहेंगे और इसी में झूठ मूठ का तैरते रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं? जरूर करेंगे। इसको क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, इसको बाहर फेंकना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसमें चला जाता है और इसमें जाने के बाद वहीं पर वो गल जाता है। जैसे मान लो किसी कमरे में, ठीक है, कोना में एक डस्टबिन रहता है। यहाँ क्या रहता है? डस्टबिन रहता है। तो वही डस्टबिन का काम कौन है? लाइसोसोम। ठीक है। इस पूरे कमरे में कुछ भी जो अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ भी ऐसा सामान जो किसी काम का नहीं है, बेकार सामान है, उसको क्या करते हैं, इस डस्टबिन में डाल देते हैं। और इस डस्टबिन में क्या, एक विशेष प्रकार का केमिकल भरा हुआ है। विशेष प्रकार का, जो भी इसमें डालते हैं वह उसी में गल जाता है। ठीक है। उसी में वो गल जाता है। इसमें बहुत सा प्रकार का सामान रखा हुआ है, बहुत प्रकार का वस्तु इसमें रखा हुआ है। ये सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जीव जंतु भी हैं, अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है। जो चीज बेकार हो गया, टूट गया, फूट गया, काम नहीं कर रहा है, उसको क्या करते हैं, ले जाके इसमें डाल देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से ये कोशिक लाइसोसोम भी है। अब बाहर में इस कोशिका द्रव्य में जो भी पदार्थ होगा जो किसी काम का नहीं रहा, या तो फिर जो बेकार हो गया, ठीक है, जो हानिकारक पदार्थ हो गया, कभी गलती से जीवाणु प्रवेश कर गया, उसको ये क्या करता है, अपने अंदर ला करके उसको वहीं पर नष्ट कर देता है। ठीक है। अब ध्यान देंगे, अभी बताएं कि इसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल रखा हुआ है, जो इसमें जिसको भी इसमें डाल देंगे वह उसी को क्या करता है, गला देता है। मान लो कभी कभी क्या हो, किसी कारणवश, दुर्घटनावश यह जो डस्टबिन रखा हुआ है वह उलट जाए। ये क्या होगा, उलट जाए तो क्या होगा, कौन सा स्थिति उत्पन्न हो सकता है, बताओ। यदि यह डस्टबिन है उलट जाएगा तो इसके अंदर का जो केमिकल भरा हुआ वह क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। और जब इस कमरे में फैलेगा तो क्या होगा, यानी जो भी सामान इसमें है, ठीक है, वो सबको गला देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है। यानी पूरा का पूरा ये कमरा ही नष्ट हो गया। ठीक, वही काम यहाँ पर किसका है, लाइसोसोम। इसका जो झिल्ली बहुत ही मुलायम है, लचीला है। ठीक है। जब इसमें अंदर में हम डालेंगे तभी वो उसको गलाता है, सड़ा यानी कि नष्ट कर देता है। लेकिन किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है, कोशिकाओं के काम करने के क्रम में कभी कभी ये कोशिका इसका फट जाता है, झिल्ली इसका। ठीक है। लाइसोसोम का झिल्ली क्या होता है, फट जाता है। और जब लाइसोसोम का झिल्ली फट जाएगा, इसके अंदर का जो एंजाइम है वह क्या होगा, इसे बाहर निकलेगा। ठीक है। और जब इसे बाहर निकलेगा तब किसको नष्ट करेगा, ये बताओ, सबको नष्ट कर देगा। पहले जो अंदर जाता था उसी को नष्ट करता था, फिर जब यही बाहर निकल गया तो जो भी इसके संपर्क में, इसके रास्ते में आएगा, चाहे वह राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी उपकरण हो, अंतःद्रव्य जालिका हो, ये सबको गला देगा, नष्ट कर देगा। और जब सब ये गल जाएगा तो कोशिका भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात यह लाइसोसोम क्या करता है, जिसमें रहता है उसी को नष्ट करता है। यानी अपने तो गया, अपने तो, और साथ में सबको ले गया। ठीक है। साथ में सबको ले गया। आप लोग सुने होंगे आत्मघाती हमला, सुने कि नहीं, सुसाइड बॉम्ब, क्या होता है उसमें, हाँ, यानी जो ऐसा कोई आतंकवादी रहता है वो अपने शरीर के अंदर बॉम्ब फिट करा देता है। ठीक है। और जहाँ पूरा भीड़ भाड़ वाला स्थान है वहां पर जाकर के रिमोट दबा देता है। इससे क्या हुआ, अपने गया और साथ में बहुत सारे लोगों को भी ले गया। इसी को कहते हैं आत्मघाती हमला, सुसाइड बॉम्ब उसको कहते हैं। वही सुसाइड बॉम्ब ये है। ठीक है। वही सुसाइड बॉम्ब ये है। यानी ये क्या करता है, जब अपने मरता है, अपने नष्ट होता है, तो अपने साथ साथ उस कोशिका को भी ले लेता है जिसमें ये रहता है।
इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुसाइड बैग। बैग क्यों कहें? क्योंकि थैली जैसा संरचना है। किसके जैसा? थैली जैसा संरचना, एक बैग जैसा है, बहुत ही मुलायम लचीला है। कभी मान लो ये तैरते रहता है, बहुत सारे कोशिका अंगक इधर तैरते रहते हैं, किसी से टकरा गया और टकराने के क्रम में क्या हुआ? वो फट गया। और जब फटेगा तो पूरा फैल जाएगा कोशिका द्रव्य में, और पूरा कोशिका द्रव्य को ही यह नष्ट कर देता है। ठीक है, इसी लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। अब बताओ, क्या लाइसोसोम हमारे लिए हानिकारक हो गया? क्या पूरे कोशिका को ही नष्ट कर दिया? क्या ये हानिकारक है? इसको नहीं रहने देना चाहिए इसमें? यदि ये नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा बताओ? यानी ये नुकसान कब पहुंचा है? जब ये फटा तब। इसके पहले ये काम का चीज था। ठीक है, इसके अंदर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता था उसको ये क्या करता था? साफ रखने का काम करता था। एक प्रकार से सफाई मंत्री का भी कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है? सफाई मंत्री का भी कार्य करता है। कैसे? हाँ, इसके अंदर जो भी द्रव्य हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको ये क्या करता है? अपने अंदर में खींच करके उसको गला देता है और इसको साफ रखने का काम करता है। यदि कमरे में यदि झाड़ू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? गंदगी फैलेगा कि नहीं? ठीक है, झाड़ू लगा के एक जगह कोना में डस्टबिन में डालते गए, वही डस्टबिन का काम इसका है। ठीक है, अब इस प्रकार से लाइसोसोम हमारे लिए हानिकारक भी है और ठीक है, हानिकारक कभी कभी है जब ये फट जाएगा तब। वैसे सामान्य अवस्था में यह कोशिकाओं को, कोशिका द्रव्य को क्या करता है? ये साफ रखने का काम करता है। इसके अंदर जो किसी काम का नहीं रहा, बेकार हो गया, उसको ये नष्ट कर देता है। जो काम का उसको रहने देता है। ठीक है, तो अब आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का, कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंगक है। वैसे जितने भी अंगक हैं सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी नहीं कह सकते ये कम महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा, सब महत्वपूर्ण है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है। और इसका काम क्या है? इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो श्वसन के दौरान काम आता है। कब आता है? श्वसन के दौरान। श्वसन का मैक्सिमम भाग जो होता है वह कोशिका में ही होता है। पता है आप लोगों का? या तो फिर अगले क्लास जब पढ़ेंगे श्वसन एक चैप्टर, वहां पर आप लोग को पढ़ेंगे कि कोशिका में ही श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। कोशिका के अंदर में ही हम लोग जो भोजन करते हैं वह ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में वह जाता है कोशिका में। और श्वास जो लेते हैं वह ऑक्सीजन फिर इसके अंदर पहुंचता है, और ये दोनों आपस में मिल करके यहीं पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और ऑक्सीकरण की क्रिया होने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। और वह ऊर्जा इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। किसमें जमा रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के रूप में जमा रहता है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, यानी एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए क्या करता है? पावर हाउस। जिस प्रकार से बिजली बनता है और बनने के बाद एक जगह जमा रखता है कि नहीं, जहां पर जमा रहता है उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। और वहां से जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां पर भेजा जाता है। उसी प्रकार से कोशिका में हम लोग जो भोजन करने के बाद ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट है, वह कोशिका में जाता है और श्वसन से यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचता है और यहीं पर इसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा बनता है, और वह ऊर्जा जमा करके रखता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया जमा करके रखता है। और जैसे से जरूरत पड़ता है उसी ऊर्जा से हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे पास काम करने की क्षमता है, इसी ऊर्जा के कारण, एटीपी के कारण ही है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूरे कोशिका अंगकों में से केवल 2 कोशिका अंगक ऐसे हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लवक, जिसके पास अपना डीएनए, ठीक है, अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। केवल 2 ही ऐसे कोशिका अंगक हैं जिसके पास उसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। और अपना राइबोसोम में अपना लिए जो प्रोटीन जरूरी है वह केवल अपने लिए बनाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सबके लिए बना रहा है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होता है, इसीलिए इसने क्या किया?
अपना अलग एक फैक्ट्री बैठा लिया प्रोटीन बनाने का, अपना एक पर्सनल राइबोसोम रखा है। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो इन दोनों के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। कौन कौन से, किसके किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास। ठीक है। अब अगला जो है वो है लवक, जिसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, प्लास्टिड या लवक जो है वह केवल और केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ध्यान देना, इसके पहले एक और बताए थे जो केवल पादप कोशिका में मिलता है, ये सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति, किसमें पाया जाता है? केवल। उसी प्रकार से ये जो लवक है यह भी केवल पादप कोशिका में ही मिलता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह कलरलेस होता है, बिना रंग का, रंगहीन होता है। ठीक है, बिना रंग का होता है, रंगहीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये जड़ों में पाया जाता है और खाद्य पदार्थों का संचय करता है, जमा करता है। ठीक है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और ये रंगीन होता है, अलग अलग रंग का होता है। और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? फूलों और बीजों में। कहाँ पाया जाता है? फूलों और बीजों में। और फूल और बीज का अलग अलग रंग होता है, वह रंग का कारण क्या है? यही क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही फलों, फूलों, बीजों का रंग अलग अलग होता है। ठीक है। और तीसरा जो है क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसी को हम लोग कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं इसको? और ये हरित लवक पाया जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों में, मुख्य रूप से पत्तियों में, ऐसे तना में भी, शाखाओं में भी पाया जाता है। ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के भीतर में एक हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है। और उस हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, या इसी को पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसी पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा, पर्णहरित नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण उसमें नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार से यह जो लवक है केवल किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, इस लवक के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है। 3 प्रकार का, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसमें से कौन सा बिना रंग का होता है? ल्यूकोप्लास्ट। और रंगीन, कलरफुल होता है, कौन? क्रोमोप्लास्ट। और हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या कहते हैं? हरित लवक। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः पेड़ पौधों के पत्तियों में, और उसी के भीतर पर्णहरित या क्लोरोफिल रहता है। ठीक है।